हेलो बच्चों, तो फिर से आ गए हम आपके लिए रिप्रोडक्शन हेल्थ लेकर, और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं L6 यानी लेक्चर नंबर 6। और काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं क्या है हमारा चैप्टर फ्लो। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या हमें करना है, कहानी गढ़नी, और उसके बाद हमें क्या करना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अंतरूप पढ़ने वाले हैं, मैंने जैसे आपसे कहा था पिछले लेक्चर में। उसके बाद हम आपातकालीन गर्भ निरोधक पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे शल्य क्रिया विधियां, जो मैंने आपको कहा था सबसे बेस्ट है। और आखिर में हम पढ़ेंगे स्वतः गर्भपात, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फिर से हम थोड़ा सा पहले वाला अगर रिवाइज करना चाहे तो हमने प्राकृतिक विधियां पढ़ी, वैज्ञानिक विधियां पढ़ी, वैज्ञानिक विधियों के बाद हमने उसमें रासायनिक विधियां पढ़ी, अवरोधक पढ़े यानी कि कॉन्डम वगैरह के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पिल्स के बारे में पढ़ा, और आईयूडी के यानी कॉपर टी के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी के तीसरा वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है अंतरूप। ठीक है, अंतरूप भी वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ही आएगा। वैज्ञानिक विधि में या रासायनिक विधि आप बोलें, उसी के अंतर्गत आएगा अंतरूप, और शल्य क्रिया फिर अलग टॉपिक हो जाए। एक बार हम लास्ट में इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इसको समझने में। तो आज हम अंतरूप पढ़ने वाले हैं। क्या है अंतरूप? अंतरूप का मतलब इम्प्लांट। जैसे आपने वहां पे पढ़ा था कि युग्मनज जो है यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है या अंतरूप हो जाता है, उसी का हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसी से कुछ लेना देना, मतलब कुछ क्या किया जा रहा है, अंतरूप किया जा रहा है, कुछ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी हार्मोन मोचक युक्तियां हैं जिनको त्वचा के नीचे शरीर के किसी स्थान पर स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है इनको, कि अगर आपको प्रेगनेंसी रोकनी है, आप टैबलेट नहीं खाना चाहते, आप कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप जो नेचुरल मेथड है उससे दुखी हो चुके हैं, तो आपके लिए एक नया जादुई तरीका है, ये है इम्प्लांट। यानी कि क्या, एक तरह की दवाई होगी, सब दवाइयों का ही है। तो ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा पिक्चर्स दे रखा है, ऐसी स्टिक्स दे रखी है। ये स्टिक्स होती है, इनमें क्या होता है, वही हमारे पुराने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कहानियां। वही हार्मोन है, वही करेगा इम्बैलेंस, और कोई हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्टिलाइजेशन पे इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या होती है, ऐसे स्टिक्स होती है। इनको क्या किया जाता है, बॉडी के किसी पार्ट पे चीरा लगाकर, यानी थोड़ा सा स्टिच लगाकर अंदर डाल दिया जाता है। जनरली जो है बगल में डाला जाता है, मीन्स खाक के नीचे डाला जाता है। चीरा लगा के अंदर क्या करते थे, इम्प्लांट करते रहते हैं, और ये धीरे 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 डिजोल्व होती रहती है, मतलब घुलती रहती है। और घुलेगी तो कहाँ मिलेगी, ब्लड में। एक ही है हमारे पास सॉल्यूशन अंदर, तो ब्लड में घुलती है, और ब्लड में घुलेगी तो पूरे शरीर में फैलेगी। ठीक है, और ब्लड में घुलने के बाद ये क्या करती है, वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इसमें, तो ये अंदर जाएंगे, और अंदर जाके क्या करेंगे, वही एफएसएच और एलएचएच से अपनी दुश्मनी निभाएंगे, उनको गिराएंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब करेंगे, और फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। तो साथ में मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक परमानेंट और भी काम होता है। एस्ट्रोजन तो ओव्यूलेशन को भी रोकता है, मतलब जो एग आपका बाहर निकल रहा है ना, अंडोत्सर्ग, कि एस्ट्रोजन जो होगा उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट, मतलब गोलियों में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो अलग है, वो तो अच्छे वाले काम है। ये गोलियों के साथ या इम्प्लांट के साथ जो हम ले रहे हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है वो अंडोत्सर्ग को रोकता है, एलएचएस को कम कर देता है, क्योंकि एलएचएस ही क्या कराएगा, अंडोत्सर्ग कराता है। तो एलएचएस का दुश्मन है ये, अंडोत्सर्ग को क्या कर देता है, रोकता है। अब अंडा ही नहीं निकलेगा तो भाटा फर्टिलाइजेशन कराओगे, क्या कराओगे। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन का एक, जहां पे भी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, चाहे आप गोलियां ले लो, चाहे आप ये क्या कहते हैं अंतरूप ले लो, चाहे आपने आईयूडी पढ़ी, क्योंकि वहां पे भी ये दोनों ही सिक्रेशन करवा रहा था वो। तो प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, एक तो जो हमारी गर्भाशय है उसको क्या करता है, पतली बना देता है। उसकी जो भित्ति होती है ना, गर्भाशय की भित्ति, उसको पतली, ताकि क्या नहीं हो, अगर युग्मनज यानी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांट नहीं हो, उसका रोपण नहीं हो, गर्भाधान नहीं हो। और दूसरा ये वो श्लेष्मा उत्सर्जित करता है, श्लेष्मा बढ़ा देता है योनि में, ताकि जो स्पर्म है यानी शुक्राणु है उनकी गति क्या हो जाए, कम हो जाए।
ये दो फिक्स आपको हर जगह जहां पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ध्यान आए छेप देना है इसको, ये इनके फिक्स काम है, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। तो ये इम्प्रोड भी एक तरह से क्या है, स्टेरॉइड्स पे ही डिपेंडेंट है, मतलब इसमें भी क्या होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होंगे। इसमें दो तरह की गोलियां और अंतरोप हो सकते हैं, एक होता है CUC, वैसे ये लिखना नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए, CUC, और एक होता है, गोलियों के बारे में बता रही हूं मैं, हमने जो गोलियां पढ़ी थी लास्ट वाले में अगर आपको ध्यान हो, एक होती है कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और एक होती है प्रोजेस्टेरोन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैंने कहा था ना, या तो उसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होंगे, या खाली प्रोजेस्टेरोन होगा, या दोनों होंगे। तो ये तो कंबाइन वाली है, कंबाइन का मतलब दोनों है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी है, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो इस टाइप की दो गोलियां भी होती हैं और अंतरोप भी होते हैं। ये ओरल टाइप की नहीं है, ये सिर्फ डालने की है बॉडी के अंदर। तो इसको कहाँ डाल दिया जाता है, इसको त्वचा के नीचे। ये ऐसी हार्मोनल मोचक युक्त है, ये हार्मोन मोचक कर रही है, जिसे त्वचा के नीचे शरीर के किसी स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह धीरे धीरे रक्त में हार्मोन की कुछ मात्रा मुक्त करती है, वही क्या करेगी, ब्लड में जाके अपना काम, जिससे प्रोजेस्टेरोन अकेले या प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन दोनों, ये बात बता दी गई आपको, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इन्हें बार बार याद रखने की जरूरत नहीं होती। गोलियों में आपको क्या बताया था कि 21 दिन लगातार लेनी है बिना भूले, 7 दिन का गैप रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, याद नहीं रखना, एक बार शरीर में डलवा दी तो छुट्टी, ठीक है। हाँ, इसके साथ कॉपर टी का मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बोला था, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं बताना भूल गई, सॉरी। फिर आप बोलेंगे मैम आपने बताया नहीं, तो फिर से बता देती हूँ। कॉपर टी जो होती है जनरली उसकी एक एज होती है 4 या 5 साल, मतलब मैक्सिमम 5 साल। आपने ऐड देखा होगा, कॉपर टी लगाओ 5 साल भूल जाओ, है ना, ऐसे सुना होगा ना। तो वो 5 साल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको। आपको 5 साल बाद उस कॉपर टी को निकलवा के दूसरी लगवानी पड़ती है, और टाइमली वही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो वहां से वो धागा खींच कर निकालेगा। ये बात लास्ट टाइम रह गई थी, माफी चाहती हूँ उसके लिए, भूल गई थी मैं, अभी बता देती हूँ। यह अपना कार्य स्वयं करती रहती है, मतलब इसमें लेने की या आपको याद करनी, वो अंदर डाल दिया आपके, वो अपने आप हार्मोन विसर्जित करता रहेगा। इनकी भी कुछ अवधि होगी, 1, 2 साल, 6 महीने, सबकी अलग अलग होती है। तो ये डाली जाती है, जितने दिन ये चलेगी गोली उतने दिन हार्मोन विसर्जित होता रहेगा। इन हार्मोन को इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है, ठीक है। या तो आप ये डलवा लो, या मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था गोलियों के साथ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। और इंजेक्शन का एक नाम जो मैं आपको बता देती हूँ, इंजेक्शन का एक नाम है लेवेनोगेस्ट्रल, ठीक है, ये इंजेक्शन का नाम है। इम्प्लांट का भी आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, नोट कर लीजिए। इम्प्लांट में है एक नॉरप्लांट, ठीक है, ये इसका नाम है। सबके उदाहरण साथ में देते जाइए, नॉरप्लांट, और इसका नाम है लेवेनोगेस्ट्रल, ठीक है, ये दिया जाता है। इसमें भी वही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होंगे, ये अपना काम स्वयं कर लेते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, जिसका इंजेक्शन का नाम क्या है, लेवेनोगेस्ट्रल। लेवेनो मोबाइल होता है ना, लेवेनोगेस्ट्रल, ठीक है। और उसका नॉर इम्प्लांट। हाँ, एक और लिख सकते हैं आप, डेपो कहाँ लिखूं, डेपोनोवेरा, ये भी इंजेक्शन है, ये लिए जाते हैं, ठीक है। डेपोनोवेरा, लेवेनोगेस्ट्रल, ये टैबलेट में भी आता है। वहाँ पे मैंने आपको जो टैबलेट बताई थी लास्ट टाइम, उसमें लिखा हुआ बताया था। ये पूरा टोटल इंजेक्शन है, इसकी टैबलेट नहीं आती, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, ये क्या है, इम्प्लांट है, और इनको डाल दिया जाता है, अपना अपना काम करते रहते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। उसके बाद आती है लास्ट हमारी आपातकालीन गर्भ निरोधक, एमरजेंसी। वो ऐड देखा है, फिर मैम आ गई ऐड पे, मैम आप ऐड ही देखते रहते हो। हाँ, मैं ऐड ही देखती हूँ, पर ऐड से भी मैं कुछ ले लेती हूँ, ठीक है। ऐड में वो आपने देखा, अरे यार कल रात गलती हो गई मुझसे, अरे बिना सेफ्टी के, ऐसा वाला ऐड देखा आपने। वो एक सहेली दूसरी सहेली को फोन करती है, क्या है ये क्या है कि हमने क्या किया, कोई भी हमने इतनी सारी प्राकृतिक वाली, नेचुरल वाली, और कॉन्डम, और जितने भी अभी तक पिछला पढ़ के आए, गोलियां और इम्पोर्टेंट, कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए,
ताकि प्रेगनेंसी ना आए। और फिर हमने क्या कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया। और फिर हमें याद आया, हालांकि ये कोई वो बात नहीं है, फिर हमें क्या हुआ, सुबह याद आया कि नहीं रात को तो मैंने फिजिकल रिलेशन बना लिया, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, अब क्या करूं, हाय क्या करूं, ऐसे वाला जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए भी हमारे पास एक जादुई नुस्खा है, वो नुस्खे हैं वही गोलियां। तो आपने वही ऐड देखा होगा, उसमें नाम सुना होगा आपने, मॉर्निंग पिल्स ऐसे नाम से आती है ना। तो ये वही है। ये क्या है, एक तो ओरल सेप्टिक्स जो हमने पढ़े थे, यानी मुख्य गर्भ निरोधक या मुखीय गर्भ निरोधक, है ना, ओरल वाली। मुख्य में वो सारी ही आ गई, मतलब कौन कौन सी मुख्य, एक तो इंजेक्शन बताया आपको, एक अंतरोप पढ़ा हमने, उसके बाद आईयूडी पढ़ी और वो पिल्स पढ़ी यानी टैबलेट पढ़ी। इन सब का यूज वैसे तो पहले तो किया ही जाता है, मतलब इंटरकोर्स होने से पहले आप कर सकते हैं, मतलब 21 दिन लेना और वो सारे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरकोर्स कर चुके हैं और फिर आपको ये एहसास हुआ कि नहीं मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, तब आप क्या कर सकते हैं, इनका एज अ इमरजेंसी यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी कब काम आएगी, सिर्फ 72 आवर्स पहले। मतलब अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, इंटरकोर्स किया है और 72 घंटे, उस एड में सब देखा होगा आपने, मतलब 72 घंटे के अंदर, कितने घंटे हो गए, वो कहती नहीं कल रात की बात है, तो कहती अच्छा ठीक है। तो ये जो 72 घंटे हैं, इन्हीं के अंदर आपको इसको लेना है। 72 घंटे बाद ये भी कुछ नहीं कर सकती, ये नुस्खा भी क्या हो जाएगा, फेल। फिर आप जानो, आपका बच्चा जाने, अगर है अंदर तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो मुख्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो है आईयूडी का प्रयोग आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में भी किया जाता है। यह लैंगिक संबंध के 72 आवर्स के अंदर पर ही कारगर सिद्ध होती है, यह बात ध्यान रखें, ठीक है। मॉर्निंग पिल्स आती है, मैंने नाम बता दिया आपको, उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इनमें से वो जो पिछले वाली गोलियां है ना, उनको भी ले सकते हैं, पर वो नहीं ऐसे ठूस लिया कि अच्छा 72 आवर्स में डॉक्टर से सलाह से लेना है, क्योंकि वो गोलियां 21 दिन लेने वाली है, उसमें क्या क्वांटिटी है ये जरा डॉक्टर के पास जाए, उनसे सलाह। ऐसा नहीं मैम ने कहा इमरजेंसी है 72 आवर्स के अंदर लेनी है, तो भाई सबको आपने लिया, किसी को सलाह दे दी कि चलो ले लो इसको फाक लो, ऐसा नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है। 72 आवर्स मतलब उससे पहले आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं अगर आपको चिंता है तो। चलिए, तो ये हो गया इमरजेंसी पिल्स की बात। और कब ली जाती है ये इमरजेंसी पिल्स, एक तो वही जो मैंने बोला कि आपने अगर जानबूझ के रिलेशनशिप बनाया है, कई बार रेप वगैरह के केसेस में ऑब्वियसली आप उस बच्चे को नहीं रखना चाहेंगे, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहेंगे, तो ऐसे केसेस में भी ये गोलियां ली जाती है। उसका एक और सॉल्यूशन है, वो आगे आएगा। तो नेक्स्ट है शल्य क्रिया विधि, यानी कि लास्ट वाली विधि जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपने ये करवा लिया तो ये फाइनली है कि आप अब इस जन्म में तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, चाहे ये दोनों कराते हैं, मेल भी करवाते हैं फीमेल भी करवाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मेथड है। और इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब गोलियां तो आप जब चाहो तब खाना बंद कर दो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आखिर मैंने उसका एक दोष भी बताया था कि अगर आप कंटिन्यूस ये गोलियां खा रहे हैं 4-5 साल, तो फिर प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर डिफिकल्टीज आती हैं प्रेग्नेंट होने में। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं आप, क्योंकि ये देखिए सर्जिकल है, ऑपरेशन टाइप है, एक बार ऑपरेशन करवा दिया तो फिर वही बच्चा नहीं होगा, और उसको रिवर्स कराना बहुत मुश्किल है। कई बार आपने आसपास दिखा उसने तो ऑपरेशन करा दिया, उसके 2 बच्चे हो गए, ये वही ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेल्स भी करवाते हैं इसको, फीमेल भी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर फीमेल ही कराती है, मेल्स इतना लोड नहीं ले पाते, सारा लोड हमें ही लेना होता है। तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि उसके फिर कई ऐसी सीरियस चीज़ें हो गई, मान लो आपके 2 बच्चे हैं, है ना, और आपने ये शल्य क्रिया करवा ली, चाहे मेल ले चाहे फीमेल ले, तो अब उन दोनों के तो बच्चा हो नहीं सकता। लेकिन इन केस अगर आपके एक ही बच्चा हो या 2 बच्चे हो और किसी एक्सीडेंट में उनकी कुछ भी ऐसा बुरा हो गया, तो फिर आप चाहें कि हम फिर से माँ बाप बने, तो उसकी पॉसिबिलिटी इसमें बहुत कम है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होगा, मतलब वापस आप इसको सही नहीं करवा सकते, ऑपरेशन हो चुका है। कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये क्या है, ये शल्य क्रिया विधि गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। इससे बांधीकरण भी कहते हैं या बंध्याकरण भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं इसे। यह प्राय 2 प्रकार की होती है, एक तो है वासेक्टोमी या नसबंदी, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है,
इस प्रक्रिया में, शल्य क्रिया में वृषण कोश यानी टेस्टिस, ये देखे हुए जाने पहचाने, ये वृषण कोश जो होते हैं, इनमें पहले क्या किया जाता है, इनके वही थोड़ा सा वो एनेस्थीसिया दे देते हैं उसको। एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोश करने की दवा होती है, वो दी जाती है। फिर वृषण को थोड़ा सा डॉक्टर करेंगे, हम नहीं कर सकते घर पे, डॉक्टर जो है वृषण को थोड़ा सा फील करके देखता है कि इसकी जो वासा डिफरेंसिया है यानी शुक्रवाहक है, वासा डिफरेंसिया शुक्रवाहक, ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है, उसको पकड़ के क्या करता है, यहाँ से कट लगा देता है और फिर दोनों साइड पे बांध देता है। क्योंकि हम में क्या है, रीजनरेशन की थोड़ी बहुत कैपेसिटी तो है, सेल्स हमारी क्या होती रहती है, बनती रहती है। जख्म भर जाता है ना, तो बॉडी तो इसको जख्म समझेगी कि एक्सीडेंटली इसका जख्म हो गया है तो उसको भर के वापस हो सकता है जोड़ दे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ना जुड़े, वरना फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। तो यहाँ से चीरा लगा के ऊपर बांध दिया जाता है, नीचे बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस में। टेस्टिस से स्पर्म जो है वो इधर शुक्रवाहक में जाते हैं और शुक्रवाहक से फिर पेनिस के थ्रू, सीमन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हम यही कट लगा देते हैं ताकि जो शुक्राणु है वो पहुंच ही ना पाए वहां तक, तो भाई फसाद की जड़ जो है वो कट जाए। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो है पूरी फसाद की जड़ को ही काट देता है। इस प्रक्रिया में शल्य क्रिया द्वारा वृषण कोश में एक छोटा सा चीरा लगाकर, छोटा सा लगाया जाता है, ठीक है। वो डरते हैं मेल्स कि नहीं 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 नहीं, वो मैंने बोला जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में औरतों को ही ऑपरेशन कराया जाता है, मेल्स तो डरपोक होते हैं, चीरा लगा देगा, चीरा हम उन फीमेल में भी लगाया जाता है। शुक्रवाहक को काट कर उनके दोनों सिरे बांध दिए जाते हैं, फलस्वरूप शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है। इसमें एक मिथ्या जिसको बोलते हैं जो भ्रांतियां हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ये स्पर्म ये काट देंगे तो फिर सीमन नहीं बनेगा या वीर्य नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वीर्य का आपको कंपोजिशन बताया था। वीर्य क्या होता है, शुक्राशय का कुछ भाग निकलता है पदार्थ, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ भाग निकलता है, बाल्बो यूरिथ्रल से निकलता है, और शुक्राणु तो कितने परसेंट होते हैं, ओनली 10% जो यहाँ बन रहे। तो शुक्राणु यहाँ नहीं जा रहे, बाकी सब तो बन ही रहा है, तो वीर्य तो निकलेगा, सीमन निकलेगा, ठीक है। अगर किसी को ये डाउट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कहीं कंपटीशन में कि क्या वासेक्टोमी कराने के बाद सीमन बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होंगे बस, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहे। दूसरी चीज, कई बोलते हैं, कोई लोग कहते हैं, वो सुना होगा टीवी वगैरह में कि अगर वासेक्टोमी करवा दी या नसबंदी करवा दी मतलब उसका मर्दानापन कम हो गया। ऐसा भी नहीं है भाई, शुक्राणु ही तो नहीं है, सीमन वगैरह सब निकल रहा है, वो नॉर्मली सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। दूसरा, उसके सारे हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या वैसेक्टोमी करवाने के बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, तो बच्चे सोचेंगे अरे यार नली तो काट दी, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से जाएगा। ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन है। हार्मोन कहाँ होते हैं, हार्मोन एक एंडोक्राइनल सिक्रीशन है, सुना है ना एंडोक्राइनल। अंतस्त्रावी, अंतस्त्रावी कौन होते हैं, जो बिना डक्ट के बहते हैं, बिना नली के बहते हैं, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है वैसे, हाँ मैडम कुछ पढ़ाया तो था हमने, अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, कहाँ बनता है टेस्टोस्टेरोन, अंतराली लीडिंग सेल्स से बनता है। याद आ रहा है कुछ, तो लीडिंग सेल्स जो है वो कहाँ है, टेस्टिस में। काटा था ना आपने, इसको कट किया था, टेस्टिस में। तो टेस्टिस से जो है वो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट हो जाएगा, ब्लड में। यहाँ जाता ही नहीं है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को तो अलग ही मार गया अपना। तो ना तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होगा, ना सीमन का बंद होगा, ना ही उसकी मर्दानगी पे कोई असर आएगा। अगर किसी को गलतफहमी हो तो आप ये दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। दूसरी वाली है ट्यूबेक्टोमी या नलबंदी, ठीक है। ये होगी फीमेल के लिए। ट्यूब का मतलब, ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब काटना, और इसका आप ये ऐसे याद रख सकते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी मतलब वासा डिफरेंसिया काट रहे हैं ना हम इसमें, ये क्या है, वास बोलते हैं वैसे तो, वास डिफरेंशिया ये काट रहे हैं, तो वास से बना हुआ है वैसेक्टोमी या नसबंदी। हिंदी वाला भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, नसबंदी लिख सकते हैं। और वो उसमें क्या काटी जा रही है, नली काटी जाएगी। ये अंडवाहिनी, वाहिनी मतलब नली, नली जैसी संरचना, इसलिए उसको नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। एक्टोमी का मतलब अलग कर देना।
इस प्रक्रिया में दोनों ओर की अंडवाहिनी, ये देख रहे हैं अंडवाहिनी, यहाँ से इधर से वही थोड़ा सा जो एब्डोमिनल रीजन होता है, नहीं उधर का, उधर मतलब पेट का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया जाता है, ठीक है। कट लगा के अंडवाहिनी ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के दोनों तरफ से काट देते हैं, दोनों को बांध देते हैं और वापस स्टिच लगा देते हैं, ठीक है। तो ये किया जाता है। अंडवाहिनी को काट कर उनके सिरे बांध दिए जाते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग के बाद अंडा गर्भाशय की ओर न जाए। इसमें भी यही, अंडा कौन कैच कर रहा होता है, वो फिम्ब्रिया करती है ना, तो ये फिम्ब्रिया अंडा कैच करके ले जाती है, तो ये यहाँ तक तो जाता है, उसके बाद अंडा आगे यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, तो स्पर्म से मिलेगा कैसे, यहीं पे तो मिलन होता है दोनों का। तो स्पर्म तो आ रहे हैं, निषेचन भी हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि अंडा ही नहीं है, अंडा तो सिर्फ यहीं रुका हुआ है, बंधा हुआ है, रास्ता जाम, ट्रैफिक कर दिया हमने, रास्ता एक ब्रिज तोड़ दिया बीच का, तो ये ब्रिज तोड़ने की वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें भी सेम केस, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो आतर्व साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो चलेगा क्या? भाई क्यों नहीं चलेगा, ये बताओ। क्वेश्चन है ये पूछने वाले कंपटीशन एग्जाम में कि अगर किसी ने ट्यूबेक्टोमी करा रखी है तो क्या उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा? 101% आएगा। हाँ, क्वांटिटी कम हो सकती है ब्लीडिंग की, लेकिन आएगा। क्या, क्यों आएगा? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ये जो एंडोमेट्रियम है, अंतःगर्भाशयी भित्ति, ये टूट के गिरती है ना, ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो तो प्रोजेस्टेरोन से बन रही है। तो भाई अंडा नहीं जा रहा, प्रोजेस्टेरोन तो बन रहा है ना। प्रोजेस्टेरोन भी क्या है? हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी क्या है? हार्मोन है। वही कहानी, ये डक्ट से नहीं जाते, कहाँ से रिलीज होते हैं? सीधे ब्लड में। यहाँ से ओवरी से सीधे कहाँ हो रहे हैं? ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। इस नली से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। तो प्रोजेस्टेरोन अपना काम कर रहा होगा, एस्ट्रोजन अपना काम कर रहा होगा, और यूट्रस को बना रहा होगा। उन्हें थोड़ी पता कि हमने यहाँ ब्रिज तोड़ दिया है, वो तो यूट्रस को हर महीने बनाएगा, वही उसको तो उम्मीद होती है ना मेरे शुक्राणु आएंगे वाली, तो वो तो बनाता है वॉल। और फिर जब निषेचन नहीं होता तो वही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये होता है। ऐसा ना सोचे कि ट्यूबेक्टोमी कराने से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, कोई जानबूझ के और यार ट्यूबेक्टोमी करा लेती हूँ मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, तो इस गलतफहमी में ना रहे। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आना ही है, ये तो भुगतना ही है ज़िंदगी भर, ठीक है, 50 ईयर्स तक, जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता। चलिए, अब दूसरी बात वही हार्मोन की, तो हार्मोन पे भी कोई असर नहीं होगा, जैसा कि उसमें था तो इसमें भी नहीं होगा। और वही मैंने इसको बोला कि सबसे बड़ा दोष क्या है, आप इसको वापस नहीं जुड़वा सकते। रिवर्सिबिलिटी मतलब मैं बोल दूं 1% की है, कि हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर इसको जोड़ भी दे, पर ये वैसे फंक्शन नहीं कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था। इसीलिए सोच समझ के करवाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं उठे आज चलो आज ट्यूबेक्टोमी कराते हैं, आज वसेक्टोमी कराते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भैया कि बच्चा नहीं करना है। सोच समझ के, वही आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाए, आपको अब ये श्योर हो जाए कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, तब ये दोनों प्रोसेस कराए, परमानेंट है ये, ठीक है। आजकल ये प्रक्रिया लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी क्या है, जहां मैं बोल रही हूँ कि चीरा लगाया जाता है। तो चीरा लगाया जाता है तो स्टिच भी लगाएंगे, मतलब उसको वापस सिलेंगे भी तो, है ना। तो सीलना है इसको वापस स्टिच, तो वो वही ऑपरेशन हुआ है तो भाई थोड़ा पेन भी होगा, दर्द भी होगा। तो आजकल ये ऑप्टिक फाइबर से की जाती है। ऑप्टिक फाइबर क्या है? ऑप्टिक फाइबर से चीरा, पहले तो चाकू से लगाते थे चीरा, है ना, डॉक्टर को देखा होगा। ये ऑप्टिक फाइबर क्या है? प्रकाश की किरणें होती है। ऑप्टिक का मतलब प्रकाश, आप बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में अगर आप मैं समझाऊं तो लेजर से, लेजर समझते ना, आँख का ऑपरेशन आजकल लेजर से किया जाता है, तो लेजर से चीरा लगाया जाता है, तो उससे दर्द भी कम होता है, स्टिचेस भी नहीं कम लगाने पड़ते हैं। और अगर यहाँ पे इतना बड़ा चीरा लग रहा है तो वहाँ इस वाले ऑप्टिक से सिर्फ इतना सा लगाना पड़ेगा, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। हालांकि ये कोई लंबा ऑपरेशन नहीं है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो, किसी को देखा हो, भाई ये क्या गलत बात है, मैंने कोई करवाया नहीं लेकिन देखा है ना, हमें जानने की इच्छा होती है तो हम सब देखते हैं, सब करते हैं। तो देखा है, वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत एक्सपीरियंस होता है। 5 मिनट, मतलब मैं हैरान, उधर गजब कर दिया डॉक्टर ने। वो डॉक्टर को बहुत एक्सपीरियंस होता है। वो औरत गई अंदर, 5 मिनट में बाहर आ गई और ऑपरेशन हो गया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया उधर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था
स्पेशली देखने ही गई थी मैं, तो ये लेप्रोस्कोपी से भी किया जाता है आजकल। अब है स्वतः गर्भपात। स्वतः गर्भपात मीन्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ये तो हम करा रहे थे हमारी मर्जी से कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, परसों चाहिए, कल चाहिए, उस वाली। लेकिन कई बार खुद ब खुद हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा मिसकैरेज वर्ड सुना होगा आपने कि क्या हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार बेबी सही से नहीं डेवलप होता, हमारे हार्मोनल में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा स्वतः मतलब खुद ही क्या हो जाता है, मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है। उसी को कहते हैं स्वतः गर्भपात। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते, 28 हफ्ते मतलब कितने मंथ हो गए, 4 सप्ताह का 1 महीना होता है, तो 4 सत्ते 28, 7 महीने। उसके बाद अगर बच्चा जन्मता है तो फिर वो पूरा जन्म ही कहलाता है। लेकिन 28वें हफ्ते से पहले या जीवन क्षम मतलब ऐसा बच्चा जो जिसकी हार्ट बीट भी आ रही हो, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि कई बच्चों की हार्ट बीट नहीं आती, 2-3 महीने में पता चल जाती है ये चीज़। तो अगर उसकी हार्ट बीट थी और 7 महीने या उसके बाद अगर डिलीवरी होती है और बच्चा उस टाइम लाइव नहीं होता, जिंदा नहीं होता, तो जीवनक्षम होने से पहले ही भ्रूण की हानि यानी कि नुकसान, अकाल प्रसव मतलब वही स्वतः जो नहीं, अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अकाल प्रसव। मतलब अभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए तो उसको बोलते हैं प्री डिलीवरी। वर्ड सुना होगा आपने, प्री मिच्योर डिलीवरी कहते हैं। बच्चा 7 महीने का ही बाहर आ गया। जनरली हमारी जो ह्यूमंस की है वो कितनी है, 9 मंथ। तो उससे पहले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, या तो बच्चा की डेथ हो जाए, मुझे मर जाने में भी बोलने में दिक्कत हो रही है, मिसकैरेज हो जाए मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाए, या फिर प्री मिच्योर मतलब बच्चा हो तो सही लेकिन उसके साथ कुछ दिक्कत है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या वीक है, फिर उसको चैम्बर में रखते हैं, आपको ध्यान हो तो, कहलाता है। मिसकैरेज की बात हो रही है जनरली यहाँ पे। तकनीकी रूप से इसे स्वतः गर्भपात कहते हैं। भाई मिसकैरेज तो हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, हमारा कोई उसमें दोष नहीं है, वो अपने आप ही होता है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं स्वतः गर्भपात के, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला कि माँ की बीमारियां या विषैले पदार्थों का सेवन। प्रेगनेंसी टाइम में अगर माँ ने कुछ ऐसा खा लिया हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, महिलाएं बोलती है प्रेगनेंसी टाइम में पपीता नहीं खाना चाहिए, वो क्या करा देता है, अबॉर्शन करा देता है। सच बात है। लेकिन पपीता नहीं, एक्चुअली पपीते के जो बीज होते हैं ना, उसमें ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, मिसकैरेज कराता है। पपीता नहीं होता, लेकिन फिर भी अवॉइड ही करते हैं पपीते को। कौन अपनी बच्चे के साथ रिस्क लेना चाहता है, तो वो, और उसी के पपीते से ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो गोलियाँ वोलियाँ खाते हैं ना, वो जो हकीम बाबा होते हैं ना, वो पपीते के बीज की चरण बूटी, चूर्ण, और वो वही देते हैं घरेलू। भ्रूण की स्वयं की असमानता है। भ्रूण में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि हमने वो एमनियोसेंटेसिस किया था कि भ्रूण का वो निकाल के, फ्लूइड निकाल के चेक करते हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके हार्मोन्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार भ्रूण में ऐसी असमानता है। कई बार आपने सुना होगा बच्चे की जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो उसके गर्दन में फंस गई थी और बच्चे को सांस नहीं आ रही थी, बच्चे के पैर जो है वो किसी में फंस गए थे, इसीलिए डिलीवरी नहीं हो पाई, है ना। ऐसे बच्चे को बाहर निकले तो सांस नहीं आए। तो बच्चे की कुछ असमानताएं के कारण नहीं, भ्रूण की, माँ की कुछ बीमारियां, या जो औरतें शराब वगैरह पीती हैं, है ना, इसीलिए बोला जाता है ड्रग्स लेती हैं, तो उनमें भी क्या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है कुछ अन्य कारण, जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी, ये हमारे हार्मोनल चेंज की वजह से, वह स्व प्रतिरक्षा विकृति। स्व प्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा है ना। कई बार बच्चे से कुछ ऐसे हार्मोन या केमिकल्स निकलते हैं, या हमारी बॉडी में वही केमिकल लोचा हो जाता है, हमारी बॉडी हमारे ही बच्चे को पहचानने से मना करती है, उसके लिए वो फॉरेन बॉडी बन जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि हमारे शरीर में कुछ बाहर की चीज़ आती है तो शरीर उसको पहचान के और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो कई बार अगर भ्रूण से कोई ऐसी चीज़ सिक्रेट हो रही है, या हमारा दिमाग सटक जाता है, मतलब ब्रेन सटक जाता है और वो अपने ही बच्चे को अपना दुश्मन समझने लगता है, तो हमारे जितने भी वो लिम्फोसाइट्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने में काम आते हैं, WBC है
है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं, बच्चे पर अटैक करना शुरू करते हैं, बच्चे की सेल्स पे अटैक, प्लेसेंटा पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा नहीं रहेगा। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कई में होते हैं। आपने शायद 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड वाला, है ना, फेटालिस वाले डिजीज पढ़ी होगी 10th में, कि अगर मदर का पॉजिटिव हो और बच्चे का नेगेटिव हो तो फिर पहली प्रेगनेंसी तो हो जाती है, दूसरी वाली में जो ऑटो इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है और मदर का ब्लड जो है वो बच्चे के ब्लड पे अटैक कर देता है और उस खत्म कर देता है। ये 10th में पढ़ा है आपने, पूरी डिटेल तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, आपको याद आ गया होगा। कुछ अन्य कारण जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी, ये हमारे ही शरीर में होगी, टाइम इन द सेंस कि टॉपिक अलग चल रहा है, अभी वो टॉपिक पढ़ाने जाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अन्य कारण जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, वही हम पहले से वो गोलियां खा रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, 4-5 साल गोलियां खाने के बाद प्रेगनेंसी की है, तो उसमें फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैंने आपको उसके दोष में बताया था। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कराया जाता है। उसके बाद है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये क्या है, ये अलग टॉपिक है, ये उन वीडियो से अलग है, इसको हैशटैग कर लीजिए। सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी का क्या करवाना है, हमें टर्मिनेशन करवाना है, चिकित्सीय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी है, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं MTP, ये भी आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, हिंदी भी ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या है ये कि अगर हम प्रेग्नेंट, हमने कोई प्रिकॉशंस यूज़ नहीं किए, मतलब पहले जितनी भी विधियाँ लिए और हम प्रेग्नेंट हो गए, मतलब वो इमरजेंसी वाला भी भूल गए, 72 आवर्स वाला भी भूल गए, हम प्रेग्नेंट हो गए और अब हमें लग रहा है कि हम जो है वो इस बेबी को रखना नहीं चाहते हैं। कब, 3 महीने से पहले, है ना, वो नहीं 6 महीने बाद आप सोचो नहीं मैं तो ये बच्चा नहीं, ऐसा नहीं, 3 महीने, इसकी भी कुछ लिमिट है, 3 महीने उससे पहले, ठीक है। उसमें भी 1.5 महीने तक ही डॉक्टर रिस्क लेता है, उसके बाद तो हाथ जोड़ देता है कि आप मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो 1.5 से 3 महीने क्या कर देता है ये कि एक तो ये कंडीशन कि आप बच्चा नहीं रखना चाहते, दूसरा आप अगर ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने बोला, अगर आपका रेप हुआ है या आपका मतलब जिसका भी रेप हुआ है और बलात्कार हुआ है या ऐसी कोई चीज़ हो गई है जिसका सोशल सेक्सुअली हरेसमेंट हुआ है, तो वो भी उस बच्चे को नहीं रखना चाहते, तो फिर उनको कोर्ट परमिशन देता है कि वो क्या करा सके, MTP। और इसका नाम मैंने आपको वहाँ पे लिया था, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था एमनियोसेंटेंसिस वाला, कि अगर भ्रूण में असामान्यताएं होती है तो डॉक्टर लिख के देता है कि इस भ्रूण की जो है वो गुणसूत्र है वो असामान्य है, ये अब नॉर्मल है, क्लाइनफेल्टर टनल सिंड्रोम है, और अगर आप बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर MTP के लिए परमिशन देता है। ये लीगल है, इनलीगल नहीं है, लेकिन कंडीशंस मैंने आपको बताई जो उन कंडीशंस में लीगल है। ऐसा नहीं जब भी उठे चलो MTP करा ले, ये MTP खेल नहीं है। पहली बात, सोच समझ के की जाने वाली चीज़ है। MTP ऐसा नहीं कि आपने गोली खाई और MTP हो गया, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं और वो सारे साइड इफेक्ट उस लेडी को ही झेलने होते हैं। मौत भी एक बड़ा साइड इफेक्ट है इसका, उससे बड़ा साइड इफेक्ट तो शायद हो नहीं सकता, उससे छोटे भी हैं, जैसे बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका शरीर खराब हो जाएगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आप रेडी हो ना हो नहीं पता, आप परमानेंटली ऐसे इनफर्टाइल भी हो सकते हैं कि आप शायद ज़िंदगी भर माँ नहीं बन पाए, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। ऊपर से पेन, क्योंकि MTP 2 तरह से की जाती है, एक तो गोलियों से, जैसे मैंने कहा कि अगर 1 से 1.5 महीने, डेढ़ को मैं 2 कर देती हूँ, 1 से 2 महीने, 1 से 2 महीने की प्रेगनेंसी है, क्यों की जाती है MTP, उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए, 3 रीज़न जो बताए कि क्यों की जाती है। एक तो रेप वाली कंडीशन में, एक बच्चा अब नॉर्मल हो, तीसरा आप रखना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो 1 से 2 महीने वाली प्रेगनेंसी में तो गोलियों से काम चल जाता है, आपने देखा ही होगा, कहीं गोलियां, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा इसके लिए, घर पे ना करे ये कार्यक्रम,
ठीक है। तो गोलियां दी जाती है डॉक्टर से, एक मॉर्फोप्रिस्टोल करके आती है और ये दुकानों पे नहीं मिलती। ये कृपया ध्यान रखें कि अगर कोई आप जिस एज में है आज, तो वही लोग मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ करते हैं और फिर सोचते हैं, टीवी वगैरह में आप देखते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो लाके गोलियां, ऐसे बाजारों में नहीं मिलती। बैंड है ये एमटीपी वाली, बैंड टोटली वो तो मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, एमटीपी वाली नहीं मिलती। आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि वो जो बच्चे पैदा करते हैं डॉक्टर, जो फीमेल के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। वो आपको लिख कर देंगे, आपका कारण जानेंगे, लिख के देंगे आपको कि आप क्यों नहीं रखना चाहते, क्या नहीं रखना चाहते, आपने प्रिकॉशंस यूज़ नहीं किए तो क्या ये फेल हो चुके हैं। जैसे कॉन्डम का मैंने बोला कि यूज़ करा और फट गया, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको लिख के देगा, उस दवाई का नाम लिख के देगा, तब आपको वहाँ से वो दवाई मिलेगी। या डॉक्टर खुद आजकल अपने पास रखते हैं, किसी केमिस्ट पे भी भरोसा नहीं करते क्योंकि पैसा हर जगह बोलता है, तो केमिस्ट के पास भी नहीं रखते, वो आपको लिख के देता है। तो ये जो है 1 या 2 महीने तो गोलियों से हो जाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर की प्रेगनेंसी है या फिर गोलियां भी काम नहीं करती है, ज़रूरी नहीं है गोलियां काम करे, गोलियां काम नहीं करती है तो डीएनसी की जाती है। डीएनसी क्या है, वैसे बुक में नहीं है ये, डायलिटेशन एंड, ये एन जो है वो एंड का है, क्यूरेटेज, ये फुल फॉर्म है इसकी, क्यूरेटेज, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, हिंदी नहीं है इसका, ठीक है, यही है डीएनसी। इसमें वही मैंने आपको बताया, अनचाही सगर्भता, मतलब आप नहीं चाहते, प्रेग्नेंट हो गए हैं, जब गर्भ का बना रहना माँ व शिशु के लिए प्राण घातक हो, मैंने आपको बता दिया कि या तो मदर की लाइफ डेंजर में हो या बच्चा अबनॉर्मल हो, जैसे वो कंडीशन जो मैंने बताई, या फिर बलात्कार के कारण पैदा हुई अवांछित संतान, इन तीनों की वजह से एमटीपी करवाने की परमिशन है और डॉक्टर्स की से कराई जाती है। डीएनसी में क्या किया जाता है, गोलियों से कुछ नहीं होता, गोलियों से नहीं होता, उसमें इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये क्यूरेटर होता है ना, वैसे चम्मच जैसा, उसको वेजाइना से बच्चे को जो है, बच्चे के जो पार्ट है उनको खरोच के निकाला जाता है। और आप समझ सकते हैं कितना पेनिंग होता होगा वो, पता नहीं, बहुत ज़्यादा पेनिंग होता होगा। तो और बॉडी भी ख़राब होती है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचिए आपका बच्चा खरोच के बाहर निकाला जा रहा है, इट्स वेरी पेनिंग, इमोशनली भी माँ के लिए। तो दिस इज़ सो इरिटेटिंग वैसे, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं हम। तो डीएनसी है और ये है, तो जो भी इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली कि आप जो भी करें अपनी लाइफ में सोच समझ के करें, कि आप ही नहीं, ये जो ऐसे केसेस जो कर रहे हैं वो भी सोच समझ के करें, कोई गेम नहीं है एक्चुअली ये, ठीक है। क्यों की जाती है ये समझ गए। अब इसकी जटिलताएं मैंने आपको अभी समझाई कि इससे वही आपकी बॉडी खराब होगी, पेन होगा, आपको साइड इफेक्ट होंगे बहुत सारे, और शरीर जो है आगे की प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है आप कभी माँ नहीं बनना है, ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है कि आप जिंदगी भर शायद इन गोलियों या इसकी वजह से माँ नहीं बन पाए, क्योंकि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो खरोच के निकाली जा रही है। तो कुछ सेल्स ऐसी होती है जो डैमेज हो गई, जो शायद लाइफ टाइम अब नहीं बन पाएंगी, तो फिर वैसी कंडीशन में क्या होगा। तो ये सारी जो है वो सगर्भता की जटिलताएं हैं। इसके लिए क्योंकि वही कई भ्रूण हत्या, वो कन्या वाला जो हमने केस पढ़ा था कि कई लोग एमटीपी इसलिए करवा लेते हैं उन्हें पता चल जाए, वैसे तो लीगली नहीं है अब, लेकिन कई गाँव में आपने सुना होगा उसने टेस्ट कराया, उसकी लड़की है और वो चला जाए एमटीपी करवाने के लिए, तो इसके गलत यूज भी है। डॉक्टर से पैसे दे दे डॉक्टर को, भाई सब कुछ हो सकता है, रीजन बता दे कि भाई मेरे को तो बच्चा नहीं चाहिए, हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं इसलिए हमको बच्चा नहीं चाहिए, आप तो हमें एमटीपी लिख के दे दो, और डॉक्टर लिख भी दे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने 19, ये ईयर ध्यान में रखना है आपको, 1971 शायद बुक में दिया है, 1971 में जो गवर्नमेंट है उसने एक लीगल क्या बनाया हुआ है, इस पर रूल बनाया हुआ है, उसमें ये कंडीशंस लिखी हुई है एमटीपी करवाने की। प्लस जो डॉक्टर एमटीपी करा रहा है उससे कभी भी आप यूँ नहीं कि डॉक्टर के गायनोकोलॉजी का उसने गोली दे दी उसका काम खत्म, उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि उसने आपकी एमटीपी क्यों की है। कोई अगर केस करेगा इन फ्यूचर तो उसको जवाब देना पड़ेगा 1971 एक्ट के तहत, ताकि वो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, उसको रोकने के लिए। और ये भी जरूरी है भाई, इन वाले केसेस में तो आपको एमटीपी करानी पड़ेगी,
तो इसका और फिर वही कोई लोग इसका गलत फायदा नहीं उठा ले, इसलिए 1971 में इसको कानूनी रूप से क्या दी गई है, मान्यता दी गई है, पर कंडीशंस आर अप्लाइड। ठीक है, ये वाली। और डॉक्टर की जिम्मेदारी आपकी भी। तो देखा आपने कि क्या क्या जो है सगर्भता की जटिलताएं होती हैं, पढ़ी हमने। और इसी के साथ हमारा ये जो पोर्शन है सगर्भता और गर्भ निरोधक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।